23 अगस्त 2023 रात के 8:17 मॉस्को से उत्तर पश्चिम की दिशा में तवेर प्रांत का वो आसमान जो उस शाम असामान्य रूप से साफ था, अचानक एक आग के गोले में बदल गया। एम्ब्रेयर लीगेसी 600 विमान जो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की ओर उड़ान भर रहा था, आसमान से इस तरह गिरा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धकेल दिया हो। विमान के 10 यात्रियों में से एक नाम ऐसा था जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। येवगेनी विक्टरोविच प्रिगोजिन, वैगनर ग्रुप का वो सर्वेसर्वा जिसने 2 महीने पहले रूस के इतिहास का सबसे साहसी और सबसे पागलपन भरा विद्रोह किया था। और अब वो जल रहा था, तवेर की धरती पर बिखरे मलबे के साथ। लेकिन ये कहानी उस विमान के गिरने से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, उन अंधेरी गलियों से, उन खामोश कमरों से, उन फैसलों से जो कभी कागज पर नहीं लिखे जाते। ये कहानी है सत्ता की उस भूख की जो एक बार जाग जाए तो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। ये कहानी है विश्वास की, विश्वासघात की, और उस अंजाम की जो क्रेमलिन की दीवारों के भीतर दशकों से लिखा जा रहा था। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन, ये नाम सुनते ही दुनिया के किसी भी कमरे की हवा बदल जाती है। 1999 में जब वे पहली बार रूस के प्रधानमंत्री बने, तब दुनिया ने उन्हें एक साधारण नौकरशाह समझा, केजीबी का एक पूर्व अधिकारी जो बोरिस येल्त्सिन की कमजोर होती सत्ता का सहारा लेकर ऊपर आया था। लेकिन जो लोग पुतिन को साधारण समझते थे, वे नहीं जानते थे कि साधारण दिखना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। केजीबी ने उन्हें वो सिखाया था जो कोई विश्वविद्यालय नहीं सिखाता, धैर्य, असीमित पत्थर जैसा धैर्य। और ये धैर्य ही वो हथियार था जिससे उन्होंने एक एक करके अपने हर दुश्मन को, हर प्रतिद्वंदी को, हर विद्रोही को समाप्त किया। येवगेनी प्रिगोजिन की कहानी भी इसी धैर्य की कहानी है। 1961 में लेनिनग्राड के एक साधारण परिवार में जन्मे प्रिगोजिन का जीवन कभी सीधी राह पर नहीं चला। युवावस्था में 9 वर्ष की जेल, फिर सोवियत संघ के टूटने के बाद सड़कों पर हॉट डॉग बेचने का काम। ये वो इंसान था जिसे जीवन ने बार बार तोड़ा, लेकिन जो हर बार और अधिक कठोर होकर उठा। 1990 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने एक रेस्तरां खोला, और उसी रेस्तरां में एक शाम एक ऐसे व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई जो उस वक्त शहर का उप महापौर था, व्लादिमीर पुतिन। उस मुलाकात ने प्रिगोजिन की किस्मत बदल दी, और शायद उनकी मौत की इबारत भी उसी शाम लिख दी गई। पुतिन के सत्ता में आने के बाद प्रिगोजिन का कारोबार आसमान छूने लगा। सरकारी ठेके, सेना के लिए खानपान की आपूर्ति, स्कूलों और अस्पतालों के अनुबंध, सब कुछ प्रिगोजिन की झोली में आता गया। मॉस्को के भीतर उन्हें पुतिन का रसोइया कहा जाने लगा, एक उपनाम जो व्यंग्य में कहा जाता था, लेकिन जिसमें एक गहरी सच्चाई छिपी थी। वे पुतिन के केवल रसोइया नहीं थे, वे उनकी सबसे गहरी और सबसे खतरनाक औजार बनते जा रहे थे। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया, तब दुनिया को पहली बार वैगनर ग्रुप का नाम सुनाई दिया। बिना वर्दी के, बिना पहचान के, बिना किसी सरकारी स्वीकृति के लड़ने वाले ये सैनिक हरे आदमी कहलाए, और इन हरे आदमियों के पीछे खड़ा था प्रिगोजिन का साम्राज्य। सीरिया में, लीबिया में, माली में, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, जहां जहां रूस की आधिकारिक सेना नहीं जा सकती थी, वहां वहां वैगनर के सैनिक पहुंचते थे, खून से सने हाथों से, बिना किसी कानूनी जवाबदेही के। और प्रिगोजिन इस सब के सूत्रधार थे, क्रेमलिन की नजरों में उपयोगी लेकिन आधिकारिक रूप से अदृश्य। यही वो दोहरी जिंदगी थी जो उन्हें ताकतवर बनाती थी, और यही वो जिंदगी थी जो उन्हें एक दिन निगल जाने वाली थी। फरवरी 2022, पुतिन ने यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण का आदेश दिया। रूसी सेना का अनुमान था कि 3 दिन में कीव घुटने टेक देगा, लेकिन 3 दिन 3 हफ्ते बने, और 3 हफ्ते 3 महीने। यूक्रेन ने वो प्रतिरोध दिखाया जिसकी कल्पना मॉस्को ने कभी नहीं की थी, और इस विफलता के बीच प्रिगोजिन की आवाज तेज होती गई। सार्वजनिक मंचों पर, टेलीग्राम चैनलों पर, वीडियो संदेशों में वे रूसी सेना की आलोचना करने लगे। सर्गेई शोइगु पर, जनरल वैलेरी गेरासिमोव पर उन्होंने सीधे आरोप लगाए। ये वो काम था जो रूस में कोई नहीं करता, क्योंकि रूस में जो पुतिन की व्यवस्था की आलोचना करता है, वो या तो जेल जाता है, या खिड़की से गिरता है, या विमान से। बखमुत, यूक्रेन का वो शहर जो खंडर बन गया, महीनों की लड़ाई, हजारों की मौतें, और इस लड़ाई में वैगनर के सैनिक सबसे आगे थे। प्रिगोजिन ने दावा किया कि रूसी सेना उन्हें गोला बारूद नहीं दे रही, जानबूझकर। उनकी सैनिक मर रहे हैं, और मॉस्को में बैठे जनरल अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हैं। ये आरोप केवल सैन्य विफलता का आरोप नहीं था,
ये पुतिन की पूरी व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार था और क्रेमलिन की दीवारों के भीतर उस प्रहार की गूंज सुनाई दी। 23 जून 2023, वो रात जब इतिहास ने अपनी सांस रोक ली, प्रिगोजिन ने घोषणा की वैगनर ग्रुप मार्च करेगा मॉस्को की ओर। रूस की धरती पर रूस की ही सेना के विरुद्ध एक निजी सेना का विद्रोह। रोस्टोव ऑन डॉन में वैगनर के सैनिकों ने सैन्य मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। मॉस्को की ओर जाने वाले राजमार्ग पर काफिला आगे बढ़ने लगा। पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनकी आवाज में वो ठंडापन था जो तूफान से पहले आता है। उन्होंने प्रिगोजिन को देशद्रोही कहा, विद्रोह को कुचलने की बात कही, लेकिन वैगनर का काफिला रुका नहीं। फिर 24 घंटों के भीतर सब कुछ रुक गया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मध्यस्थता की। प्रिगोजिन ने काफिला वापस मोड़ लिया। वे बेलारूस जाने पर सहमत हो गए और मॉस्को ने घोषणा की कि सभी आरोप वापस लिए जाते हैं। दुनिया ने राहत की सांस ली। विश्लेषकों ने कहा पुतिन कमजोर पड़ गए। पुतिन ने झुककर समझौता किया। लेकिन जो लोग पुतिन को जानते थे, जो केजीबी की उस संस्कृति को समझते थे जिसमें वे पले बढ़े थे, वे जानते थे कि ये झुकना नहीं था, ये प्रतीक्षा थी। केजीबी का एक पुराना सिद्धांत है, बदला कभी गर्म नहीं परोसा जाता, उसे ठंडा होने दो, उसे भूल जाने दो। जब दुश्मन समझे कि खतरा टल गया, तब वार करो। प्रिगोजिन बेलारूस गए, कुछ हफ्ते बिताए, फिर अफ्रीका की यात्रा पर गए, वैगनर के अभियानों की निगरानी के लिए। और इसी बीच मॉस्को में कुछ फैसले हुए, जो कागज पर नहीं लिखे गए, जो किसी बैठक के मिनट्स में दर्ज नहीं हुए, जो केवल एक इशारे में तय हुए। 23 अगस्त 2023, वही तारीख, वही विमान, तवीर का वो आसमान। रूसी जांच एजेंसियों ने कहा विमान में विस्फोटक थे। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने कहा विमान को मिसाइल से मारा गया। कुछ रिपोर्टों ने कहा विमान में चढ़ने से पहले प्रिगोजिन के भोजन में कुछ मिलाया गया था, जिससे वे असामान्य रूप से शांत थे। सच क्या था, ये शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग सच जानते हैं वे या तो क्रेमलिन में हैं या वे भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। पुतिन से जब पत्रकारों ने पूछा क्या उन्होंने प्रिगोजिन को मारा, उनके चेहरे पर वही भाव था जो हमेशा रहता है, शून्य। उन्होंने कहा कि प्रिगोजिन एक प्रतिभाशाली व्यवसायी थे जिन्होंने कुछ गंभीर गलतियां की, बस इतना। न दुख, न क्रोध, न इनकार, केवल वो ठंडी गणनात्मक शांति जो किसी को भी भीतर तक कपा दे। ये पहली बार नहीं था। अलेक्जेंडर लिट्विनेंको लंदन में पोलोनियम 210 से जहर दिया गया। सर्गी स्क्रिपुल सैलिसबरी में नोविचोक से। बोरिस नेमत्सोव क्रेमलिन की छाया में गोली मारी गई। अन्ना पोलितकोव्स्काया मॉस्को की एक लिफ्ट में। ये सूची लंबी है, बहुत लंबी, और हर नाम के साथ एक ही पैटर्न। कोई सबूत नहीं, कोई स्वीकारोक्ति नहीं, कोई दोषी नहीं, केवल परिणाम, केवल संदेश। क्योंकि पुतिन के लिए ये केवल एक हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था उन सभी के लिए जो क्रेमलिन की व्यवस्था के भीतर रहकर उसे चुनौती देने की सोचे। संदेश ये था कि कोई भी, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी उपयोगी रहा हो, अगर वो सीमा लांघे तो उसका अंत निश्चित है। प्रिगोजिन ने सोचा था कि वे अपरिहार्य है। उन्होंने सोचा था कि पुतिन उनके बिना नहीं चल सकते, लेकिन पुतिन के शब्दकोश में अपरिहार्य जैसा कोई शब्द नहीं है। उनके शब्दकोश में केवल 2 शब्द हैं, उपयोगी और समाप्त। आज तवीर की उस धरती पर जहां विमान का मलबा गिरा था, वहां कुछ फूल रखे हैं। कुछ लोग आते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं और चले जाते हैं। वे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि रूस में कुछ चीजें बोली नहीं जाती, केवल समझी जाती हैं। और दुनिया के उस कोने में, मॉस्को के क्रेमलिन की उस विशाल इमारत में, एक इंसान अभी भी बैठा है, शांत, स्थिर, अजय, या कम से कम वो ऐसा दिखता है। लेकिन इतिहास गवाह है, हर साम्राज्य का एक अंत होता है, हर तानाशाह की एक सीमा होती है, और जो जहर उसने दूसरों को दिया, वो जहर एक दिन उसकी अपनी हवा में घुल जाता है। पुतिन का जहर आज रूस की रगों में दौड़ रहा है, और इतिहास की अदालत में, जहां ना केजीबी का डर है, ना क्रेमलिन की दीवारें, वहां हर फैसला एक दिन लिखा जाएगा। तवीर का वो आसमान आज भी साफ है, लेकिन उस साफ आसमान के नीचे एक सवाल हमेशा के लिए तैरता रहेगा। क्या सत्ता की ये भूख, ये अंधेरा, ये जहर कभी खत्म होगा?